बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। आपकी सुबह को एक बार फिर बाखबर बनाने के लिए आपके सामने पेश हैं। बहुत अहम टॉपिक्स हैं नाजरीन, बहुत अहम लिस्ट है जो कि हमने आपके सामने रखनी है और बात करनी है गैर मुल्की एजेंसियों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरगर्मियां करके पाकिस्तानियों के नाक में दम कर रखी है और बाज आने का नाम नहीं ले रही। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इजलास हुआ उसके अंदर वजीर आजम ने इसी बात के ऊपर इजहार तशवीश किया और ये भी कहा कि रॉ की सरगर्मियों के साथ साथ बाकी गैर मुल्की एजेंसियों को भी रोकना होगा। बाकी गैर मुल्की एजेंसियां भी डेफिनेटली काम कर रही हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने शो के अंदर एक दफा बताया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान को दोलख करने के अंदर भी गैर मुल्की एजेंसियों का हाथ था। CIA, KGB, रॉ ये तमाम शामिल थी। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों से बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन आखिर ये गैर मुल्की एजेंसियां पाकिस्तान में आई क्यों? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसी इजलास के अंदर ये भी कहा कि अमन जो है, तरक्की पाकिस्तान की अमन से जुड़ी हुई है और जाहिर सी बात है अमन से जुड़ी होगी, क्योंकि अमन नहीं होगा तो तरक्की कर नहीं पाएंगे। जो तरक्की करेंगे वो बम से उड़ा दी जाएगी। यही चीज़ें होती हैं ये तनवीर साहब। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बेहतर नजर आ रही है। इस इजलास के अंदर जो बातें की गई हैं ज़रा उन पर रोशनी डालिएगा। देखिए, आपको जो मैंने रिक्वेस्ट की थी वो आपने वैसे ध्यान में नहीं रखी। क्या मैंने कहा था कि कौमी सलामती के इश्यूज आप फारूक साहब से पूछा करें। मुझे आजकल चूंकि अपनी सलामती की फिक्र ज्यादा है तो इसलिए मैं कौमी सलामती के इश्यूज को देखिए, अपनी सलामती भी तो कौमी सलामती से जुड़ी होती है ना। जी देखिए, दो चार बातें, मेरे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ब्रीफ कमेंट कर देता हूँ। पहली बात यह है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप का बैठना, मिलके बैठना, बातचीत करना बहुत एक आसान इकदाम है। इस पर तहसीन की जानी चाहिए। ये बात अच्छी है कि इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जो हैं इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है। बेहतर होता कि 20 करोड़ अवाम भी इत्मीनान का इजहार करें, जैसे हमारी सिविल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप इत्मीनान का इजहार कर रही है। देखना यह है कि क्या ह्यूमन राइट्स के इदारे, हमारी जो लीगल कम्युनिटीज़ और आम शहरी है, क्या वो भी इत्मीनान का इजहार कर रहा है। आलमी सतह पर बेनकाब किया जाएगा गैर मुल्की मुदाखलत को, बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क ख़त्म किया जाएगा गैर मुल्की एजेंटों का, गैर मुल्की जो दूसरे, ये बड़ी शानदार बात है, इसके ऊपर होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस मीटिंग के अंदर कहा है कि या मिलिट्री लीडरशिप ने या किसी ने ये सवाल उठाया है कि एक जो फैक्ट्री थी जिसके अंदर आके एजेंट का सोशल मीडिया पे जिक्र था, क्या उसके ऊपर भी बात हुई कि नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। क्या वज़ीर आज़म साहब ने पूछा कि इस तरह की खबरें कौन फैला रहा है, कहाँ से आ रही हैं, क्या मकासद हैं, इस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये बात भी अच्छी है, F-16 तैयारी बिल्कुल ख़रीदने चाहिए, डिफेंस मजबूत होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इससे जो आम आदमी की सलामती मुतासर हो रही है, नकलो हरकत की आज़ादी, उसके बोलने की आज़ादी, असेंबली की आज़ादी, पॉइंट्स आपने दिए तनवीर साहब, इसके अंदर एक बड़ा अहमियत का हामिल पॉइंट है कि आलमी सतह के ऊपर बेनकाब किया जाएगा क्या मतलब फारूक साहब? वो डोजियर जो दिए थे वो आलमी सतह पर पहले बेनकाब नहीं कर दिया गया कि रॉ जो है इन्वॉल्व है तमाम चीज़ों के अंदर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये किस्म की वो रवायती नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जो हमेशा हम सुनते हैं होती है, सब टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी हो जाती है। रवायती मीटिंग्स के अंदर रॉ की इतनी खुलम खुला बात कहाँ होती है? जी मैं देखिए, मजा तो तब आता ना, आप मैं तो कहता हूँ आप गिव फुल क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो ये कि इतना शोर मच गया पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको उठाने की कोशिश की गई, हमारी मीडिया ने इतना इसके ऊपर बात की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई अपनी ज़बान से रॉ के नेटवर्क को जो तोड़ा गया है उसको कंडेम नहीं किया, उसके बारे में कोई बात नहीं की है। उनके कुछ वज़रा ने एक दो ने की हो, उनके तो बाकी जो मेन कैबिनेट के जो मेंबर हैं उन्होंने भी इसकी बात की। फारूक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या जमहूरी हुकूमत को, इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने से कोई मुल्की सलामती पे असरात होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अवाम इस बात की तवक्को करते हैं। लोग बेशक आपके स्पोक्समैन जो मर्जी कहें, बेशक आपके इंटीरियर में जो मर्जी कहें, लोग सुनना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं। और जब पनामा लीक्स के बारे में खिताब हो सकता है तो इस बारे में क्यों नहीं बात? बिल्कुल, देखा ना, इसके मैं तो कहता हूं कि आप क्रेडिट दें प्राइम मिनिस्टर साहब को दोबारा कि वो उन्होंने इतना उतने वो सख्त पोजीशन ली हुई है कि रॉ के बारे में उन्होंने बात नहीं करनी। लेकिन रॉ के हवाले से इज़हार तशवीश तो किया है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। मेरी बात सुने, मैं पब्लिक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या क्या बातें होती हैं हमें नहीं पता लगता है, ये तो सब रवायती चीजें बाहर आती हैं। पब्लिकली जो अवाम के सामने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई तो रॉ की बात की थी, उन्होंने जिक्र नहीं किया रॉ को। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा ये है
کہ اب चीज़ ये सामने आ रही कि यस, जिस तरह तनवीर साहब ने कहा, सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात में से एक पंजाब ऑपरेशन के हवाले से बेहतरी आई है, लगता है कि कुछ कंसेंसस हुआ है, क्योंकि अब ये पोजीशन चेंज कर ली गई है। अब जो सूरत-ए-हाल आ रही है कि इसमें एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होगा, जिसमें CTD भी होगी, काउंटर टेररिज्म, पंजाब पुलिस भी होगी, रेंजर्स भी होंगे, एंड रिक्वायर्ड आर्मी बैकअप में होगी, या पंजाब हुकूमत का मौका मान लिया गया। पंजाब हुकूमत का मौका माना गया है, तो डेफिनेटली बात है। देखिए जी, वजीर आज़म नवाज शरीफ नाराजी नहीं हो जाएगी कि हमारा मौका तो नहीं माना गया। नवाज शरीफ ऐसा आदमी है जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, और जिस मुल्क की फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाए उसकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत आप कैसे दे सकते हैं? लेकिन एक बात है, राना सनाउल्लाह साहब एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गए। वो जो कहते हैं ना कोई नो-गो एरियाज हैं, ना कोई यहाँ पे ऐसे टेरर दहशतगर्दों की सेफ हेवन है, अब तो वो नाम लिख के कह रहे हैं कि रोजन हो गया, रहीम यार खान हो गया, साउथ पंजाब के बॉर्डर एरिया जहाँ पे ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन एक मैं बात कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो दायरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसमें भी देखा जाए कि इसमें रॉ की कितनी पेनिट्रेशन हुई है। रॉ की पेनिट्रेशन पीसीबी में किधर से आ गई? और जो मैं बात करूं, हमारे नाज़रीन समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं। साहब किधर से आ गई रॉ की पीसीबी में? कहां से आ गई? क्विकली बता दीजिएगा फिर मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ। बात ये है कि आप के कहने से तो रॉ नहीं आ जाएगी। किसी ने कहा है कि रॉ के एजेंटों का नाम पकड़ें, किसी ने कहा है कि नेटवर्क को ना तलाश करें, किसी ने कहा है कि इसको ना करें। आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछें, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है। ये जो है ना कि हम बात कर देते हैं कि जनाब फलां फैक्ट्री में रहा है, फलां है, सबूत लेके आए, अदालत में जाएं, आप साबित करें, उसको बात पता चलेगा। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो रॉ की बात की गई है उसके सबूत तो सामने आ गए। वो कुलभूषण यादव जिसको पकड़ा था, ऐसे और कितने एजेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और कितनी जगहों पर मौजूद हैं। एकदम से हम लोगों ने जो अदम इस्तेहकाम देखा था वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। रॉ की सरगर्मियां जब उनके ऊपर से पर्दाफाश हुआ है, लेकिन पर्दाफाश पनामा पेपर्स ने भी बहुत सारी चीज़ों से किया है। अब कमीशन बनाया जा रहा है। कमीशन बनाने की बात की वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के अंदर। 250 पाकिस्तानियों के इस तरह की कंपनियों के हवाले से ये कमीशन बात करेगा। इसके अंदर 3 नाम आए हैं। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम आया है, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का नाम आया है, या फिर जस्टिस अजमल मियाँ साहब का नाम आया है। ये तमाम जितने भी नाम आए हैं, इनके अंदर से कोई एक इस जुडिशल कमीशन को हेड करेगा। फारूक साहब तमाम लोगों के बारे में भी बता दें। और ये जो कमीशन है, इसके हवाले से फायदा क्या होगा? क्या कमीशन बन के फिर उसी तरीके से तूल ले जाएगा ये मामला? आप इस जुडिशल कमीशन को, जिसमें कोई रिटायर्ड मोहतरम जज साहब उसको हेड करेंगे, इसको अभी से मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 0, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। माजी में मुझे आप बताएं 2015 का इलेक्शन कमीशन जो कि सर्विंग सिटिंग चीफ जस्टिस जो थे उनका था, कोई रिजल्ट आया। पिछले साल वाला इलेक्शन 2013 पे कोई रिजल्ट नहीं। जो 2012 को मेमोगेट कमीशन था, कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 चीफ जस्टिस सिटिंग ऑफ दी हाई कोर्ट थे, उसमें कुछ नहीं आया। उसके बाद जस्टिस बाकर नकवी वाला कमीशन लाहौर हाई कोर्ट का मॉडल टाउन केस में कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं अगेन दाद देता हूँ इस गवर्नमेंट को कि इन्होंने मामलात को डिफ्यूज करने के लिए, मामलात को रूलिंग पार्टी के जो सारे मामलात उससे डिफेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा जी 250 बंदे, सारी बाकी जो क्रुक्स है, सो कॉल्ड क्रुक्स, मुबैना क्रुक्स, उन सबको इसमें डाल दो। ये अब देखिए, मेरी बात सुने, ये अब चलता रहेगा। 2016 भी गुजर जाएगा, इसमें से कोई आएगा, कोई लोग आएंगे, कोई नहीं आएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं लगा। मैं आपको एक अगर आप चाहते हैं कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड निकले मामलात, मेरे ख्याल पाकिस्तान के अवाम को ये मामला अपने हाथ में लेने होंगे। अगर देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। नवाज शरीफ ये पता नहीं क्यों गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, ना इनका कोई ज़ाती घर है पाकिस्तान में, ना इनका पाकिस्तान से बाहर है। रायविंड का मैं बता, रायविंड में जो पैलेस है ये नवाज शरीफ की वालदा की मलकियत है। नवाज शरीफ साहब मरी जाते हैं तो बेचारे कलसूम नवाज शरीफ साहब के, कलसूम नवाज के घर में रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मॉडल टाउन जाएं तो उनके पास मकान ही कोई नहीं है। नुसरत शहबाज साहबा के मकान में रहते हैं। 676 कनाल राजी जो शहबाज शरीफ के पास है वो तो वालदा ने हिबा की है जनाब। और जो 2 लैंड क्रूजर्स हैं ये तोहफे में मिली हैं। और ये जो कैप्टन सफदर हैं, सारे इन गरीबों के पीछे आप हाथों के पड़ गए हैं। इन बेचारों के पास ना मकान है, ना इनके पास गाड़ी है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए बात ये है, एक सवाल बड़ा मेरे ज़हन में खटक रहा है, वो मैं आपसे भी और फारूक साहब के सामने भी लाना चाहता हूँ। एक है अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है, इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 200 अरब डॉलर की टैक्स चोरी हर साल होती है। पूरी 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम ही नहीं है। अमेरिका का पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ इसके अंदर। अमेरिका को कौन बचा रहा है? यानी आप कह रहे हैं कि पनामा पेपर्स के अंदर ये देखना चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा है बंदा शहबाज शरीफ।
ٹھیک ہے, उसकी फैमिली देखिए ये इतलात आ रही थी कि मौजूदा हुकूमत के कबल अज वक्त इलेक्शन करा दिए जाएं. अगर इलेक्शन क्या है, हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन चली गई है कि इनको नाअहल करार दिया जाए और उसमें देखिए मरियम बीबी का नाम भी है, उनके बच्चों के भी हैं. ये -1 की कुछ सिचुएशन डिजाइन तो नहीं हो रही. शहबाज शरीफ को कौन से खुफिया हाथ बचा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब वाली बात इन्होंने कल भी की थी तनवीर साहब ने. ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के बीच में कोई तनाव है जिसकी बात कर रहे हैं? कोई बचा रहा है उसको, जो है उससे काम ले रहा है. मौका देना मुझे भी बोलने थे. बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के इनके रवाबत फौज के साथ ये तो पुराने हैं, कोई नई बात तो नहीं है. इंक्लूडिंग चौधरी निसार साहब अभी भी वो बीच में आते हैं, ट्रबल शूटर. भाई के साथ भी तो रवाबत रखे ना. अच्छा भाई की बात कर रहे हैं, वो एहतजाज हसन साहब ने भी तो बोला था धरने के ऊपर छोटे भाई के साथ. जब वो वक्त आता है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, जब फैसला करना हो तो फिर वो भाई के हक में जो है ना वो बैठ जाते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो हमें आवाम को बताना चाहिए, ये कमीशन सिर्फ क्या सर्व करेगा, डिले करना, ड्रैग करना, मामलात को और लटकाना, तूल देना, इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा. और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप इस वक्त फोकस रखें अपना रूलिंग फैमिली पे तो उसका हल यही है जो कि आइसलैंड में हुआ था. पाकिस्तान के अवाम अपने हाथ में फैसला लें, पाकिस्तान के अवाम जाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब को फोर्स करें कि जनाब या तो उनकी बिल्कुल उनकी पार्टी का कमीशन उनके बारे में बनना चाहिए, वो रिजाइन करें. एक मेरी बात सुनिए, मुकम्मल कर दें, रेजिग्नेशन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, इंटरिम गवर्नमेंट आए, वो इन 250 लोगों को फिर पकड़े. एक ट्वीट सुन लीजिए, किसी ने ट्वीट किया राना सनाउल्लाह की तरफ से कि जरदारी साहब का पनामा पेपर्स में नाम ना आना क्या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर खुला सवालिया निशान नहीं? अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी की बात कर ली है तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई इस मामले के ऊपर यकजा हो गया. नाज़रीन, यूजुअली पीटीआई हम लोग को अलग नजर आती है और पीपीपी पीएमएलएन इकट्ठे नजर आते हैं बहुत सारे मामलों पे. धरने के मामले पे भी आपको याद होगा पीएमएलएन और पीपीपी इकट्ठी हो गई थी, यकजा हो गई थी पूरी पार्लियामेंट. लेकिन अब पीटीआई और पीपीपी ने हाथ थाम लिए एक दूसरे के पनामा पेपर्स के हवाले से कि आखिर इस मामले के ऊपर कब चीजें सामने आएंगी, कब नहीं सामने आएंगी. फारूक साहब, क्या सामने आने लगा है? इनके जोड़ने से हाथ भी कुछ होगा या नहीं? देखिए, ये पीपल्स पार्टी को अगर पीटीआई ट्रस्ट कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई, क्योंकि एक बड़ी पॉसिबिलिटी के लास्ट मिनट के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है ना, देखिए पीपल्स पार्टी की पीएमएलएन के साथ एक बेसिक बिलो द टेबल अंडरस्टैंडिंग है. ये सब जब पीपल्स पार्टी शोट डालती है, नूरा कुश्ती टाइप चीज होती है, तो पीटीआई को भी ये चीज पता है. अगर वो उन पर डिपेंड करेंगे कि किसी तरह कोई तहरीक चले या फलां चले, तो मेरा ख्याल है ये काम नहीं करेगा. हाँ, मैक्सिमम क्या होगा, असेंबली के अंदर ये कोई ज्वाइंट वो ले आएंगे, अपना रेजोल्यूशन ले आएंगे. इनके नंबर है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकेंगे, नो कॉन्फिडेंस ये लोग ला नहीं सकते हैं. तो यू कैन नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. अब 24 अप्रैल को पीटीआई जा रही है दोबारा अपना जलसा करने, अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करने डी चौक में, क्योंकि ये उनका यौम तासीस है. लेकिन वो चौधरी निसार साहब ने बोल दिया था कि डी चौक के अंदर अब और कोई मसला लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी जेन्युइन ऑपोजिशन के तौर पे सामने आना चाहती है पनामा लीक्स पे, एंड दे वांट टू फोर्स द प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन और समथिंग, तो फिर देखना है कि अगले 16 दिन में अगर ये कमीशन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, जमात इस्लामी, क्या ये इकट्ठे 24 अप्रैल को जाएंगे? ये इकट्ठे चल भी रहे हैं तनवीर साहब, तो क्या ये इतना नंबर बना सकेंगे कि पीएमएलएन की हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके? दूसरा ये कि अभी तो ये चीज सामने नहीं आई कि वो टैक्स एवेडेड पैसे हैं, वो क्या चीज है, इलीगल है भी या नहीं है. महरूम, मायूस और नामुराद सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं, उनकी लॉटरी निकल आई है. जिनको पता है कि हम वोट के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आ सकते, इस हुकूमत को नहीं गिरा सकते, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा गोल्डन चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इस हुकूमत को इस तरीके से गिराने की कोशिश करें. देखिए, मुलाकातें, पीटीआई जो है अपनी मरती हुई सियासत को दोबारा जिंदा कर रही है. पीपल्स पार्टी का पंजाब में जो हशर है और पीटीआई के तो अपने बेचारे लोग जो हैं वो छोड़ के दूसरी जमातों में जा रहे हैं, उसके लिए जो सूरत हाल है थोड़ी इस पर बात करेंगे. बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने टेलीफोन किया खुर्शीद शाह साहब को. सही. ये बात लाइव प्रोग्राम में मुझे बताने की नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी किसका बंदा है, किसकी खातर उसने पीपल्स पार्टी की फॉरेन मिनिस्टरशिप छोड़ी थी. बात यह है कि सारी जमातें आपस में मिल रही हैं, इतनी ये एक दूसरे को बुरा भला कह चुके हैं, इतना कारकुनों में फासला है कि पीटीआई और पीपीपी, इनके नज़रियात में फ़र्क है, इनके वे ऑफ लाइफ में फ़र्क है. ये इकट्ठे कोई बड़ी मुहिम चलाने की पोजीशन नहीं रखते, लेकिन चूंकि मिसाल
जमहूरियत जो है उसको इसकी ये वायलेशन कर रहे हैं। नून लीग ने जब पटाई हो रही थी पीपल्स पार्टी की सिंध में तो इन्होंने ताकतवर हलकों से हाथ मिला लिया था। अब बारी पीपल्स पार्टी की है, वो तो ये कहते तो हैं सब बदला लिया जा रहा है ना, Exactly, कोई बेहतर देखिए, काम की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं। असूलन तो ये जो कमीशन भी बनेगा इनको पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। सही। असूलन इन पॉलिटिकल पार्टी अगर सही मानो ये डेमोक्रेटिक है और ये इत्तेसाब में बिलीव करती है, असूलन इन तमाम पार्टीज को जिनके तमाम को मैंने नाम लिया, इनको इकट्ठे 24 अप्रैल को डी चौक में जाना चाहिए। क्यों कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं? अभी तो वो बना भी नहीं है, बनने तो दें चीजें। तो भाई आपको पहले कमीशन का आपने हाल नहीं देख लिया? कोई एक मुझे 1 रुपए का या जस्टिस बाकिर नजवी वाले का फैसला तो आया था, उसके बाद जुडिशियल कमीशन वाले का फैसला तो आया था। भाई वो फैसला आया था लेकिन उसके बाद को फॉलो हुआ तो इंप्लीमेंट हुआ। जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट तो वो तो मैं तो हैरान हूं हमारे मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, बाकी जजेस, कि आपके एक सिटिंग जज की रिपोर्ट जो है इतनी मेहनत से उन्होंने किया की ईमानदारी से, और जनाब वो रिपोर्ट आप इतने कमजोर है कि वो गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दे रही। मैं तो हैरान हुआ था कि ये कैसे हो गया। चले हैरानी एक और बात पे भी है, पीटीआई की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे अभी तनवीर साहब ने थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारे बुर्ज तो पीटीआई के भी उलट रहे। कराची के बुर्ज की बात कर लेते हैं। कराची में अमजदुल्ला खान साहब जो कि NA 245 के इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शंस में उन्होंने पीटीआई का वो उम्मीदवार होना था, वो MQM के हक में दस्तबरदार हो गए। आज NA 245 के इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और कराची के अंदर पोलिंग जारी है। लेकिन ये अजीब बात है तनवीर साहब, पीटीआई का एक इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कराची के अंदर, अब ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट MQM के टक्कर का कोई तो आया, आराम से इन्होंने दस्तबरदारी कर दी, वो भी MQM के हक में। ऐसा कैसे हो गया? देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कम्युनिटी से इजहार अफसोस करना है। वो इंजीनियर्स जो पार्टियां बनाते हैं, कैंडिडेट खड़े करते हैं, अलाइंस बनाने में मदद देते हैं, अब उनकी ताकत जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। ना सिर्फ कराची में, हमने यहाँ देखा है ख्वाजा हसन के मुकाबले में जो पीटीआई का बंदा था इकबाल टाउन में पक्की ठटी के इलाके में, वो बैठ गया था और नून लीग में शामिल हो गया था। अब इस तरह की सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई अपने कैंडिडेट्स को नहीं संभाल सकी और जो सीरियस इल्ज़ामात अमजदुल्ला ने लगाए हैं MQM में शामिल होने से पहले, पीटीआई का जो उम्मीदवार था कराची में जो आज इलेक्शन लड़ने जा रहा था, उसने कहा कि इमरान खान ने मुझे एक टेलीफोन करके नहीं पूछा मैं किस हाल में हूँ। उसने कहा मेरे से पैसे मांगे गए हैं। उसने कहा, मैंने कहा कि पोलिंग एजेंट बन जो कारकुन का मुझे हम पैसे दें। क्या इमरान खान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? किस मुंह से नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं जनाब? बात यह कि आपने कराची के अंदर आप पैराशूट के जरिए आना चाह रहे हैं, आप सीढ़ियों बैसाखियों के जरिए पार्टी चलाना चाह रहे हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे मुनज़्ज़म नहीं कर सके हैं, आपको कोई यानी आपने डिमांड की और आप वो पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन फारूक साहब, तनवीर साहब की बात सही है कि आपने कराची वालों को उम्मीद दिलवाई, उम्मीद दिलवाने के बाद आप इस इलेक्शन के अंदर कराची का रुख भी नहीं किया है, ऐसा कैसे? NA 246 का जो पिछले साल इलेक्शन हुआ था जिसमें भरपूर का तरीके से कैंपेन किया पीटीआई ने, जमात इस्लामी ने, इनका आपस में एक किस्म का कोलिशन भी था, जो भी था, उनमें बड़ी नाकामी हुई वहाँ पे और देखा ना इन्हें बड़ी बुरी तरह मार खाई पिछले साल। हमने ये देखा है कि उसके बाद पीटीआई की जो कराची की लीडरशिप है ना, ये इमरान इस्माइल साहब, वाडा साहब, ये ढीले पड़ गए हैं। इन्होंने वो इस कैंपेन में सर आप इसको छोड़ दें, मेरी बात सुनें सर, बात मुकम्मल करें। इन्होंने उस तरह कैंपेन किया ही नहीं जिस तरह इनको करना चाहिए था और ना उम्मीद हो गए एक ही इलेक्शन से। सुने, और यही तो मसला ना, पीछे पे ये भी खबरें आनी शुरू होगी कि शायद ये इमरान इस्माइल ऐसे लोग जो हैं ये तो शायद मुस्तफा कमाल को ज्वाइन करने के मामलात में है, उनके चल रहा है। और दूसरा फिर जारी बात है, आपने भी कहा इमरान खान ने, मैं हैरान हूं, कोई इंटरेस्ट पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया कराची के कैंपेन में। सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि कहां गए रा के एजेंट होने के इल्जामात, कहां गई आपकी मीडिया कैंपेन, कहां गया मुस्तफा कमाल का जो रिवाइवल कराची के अंदर आ रहा था? देखिए ये जो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, बिल्किस साहिबा ने MQM छोड़ के मुस्तफा कमाल साहब को ज्वाइन कर लिया। बात ये है कि इस वक्त इस इलेक्शन के अंदर यानी 53% जो सबसे हाईएस्ट सारी जमातें मिल भी जाएं तो MQM की जो पॉपुलैरिटी है वो उससे ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सियासी तरीका होता है, ग्रास रूट लेवल पे आप पार्टी को मुनज़्ज़म करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, अवाम में जाते हैं, राब्ता रखते हैं, फिर सियासी जमातें बनती हैं। ये जो आसमान से उतरते हैं ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के साथ। अमजदुल्ला खान साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बंदे बहुत अच्छे हैं लेकिन सियासत नहीं करनी आती, कहीं वो निजी मसरूफियात में तो नहीं मसरूफ? फारूक साहब देखिए हुआ ये है कि जो वैक्यूम था ना अपना कराची में, एक्चुअली वो पीटीआई को उसको फिल करना चाहिए था और ये काफी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब मुस्तफा कमाल के आने से मुझे ये लग रहा है कि वो जो वैक्यूम है ना, ये अब मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी फिल करेगी। हाँ जारी बात, उन्होंने अभी ये पहले इन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ फिल करेगी,
اس سے پہلے کہا تھا جماعت اسلامی فیل کرے گی. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے نے کہا ہے کہ پارٹی چلانا عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. کیا عمران خان سے استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے؟ 20 سال ہو گئے یہ پرفارمنس ہے آپ کی کراچی کے اندر. مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ کہیں عمران خان صاحب اس لیے تو نہیں کراچی کو نظر انداز کر رہے کہ وہ اپنی نجی زندگی کی طرف زیادہ نظریں کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں سامنے آ رہی؟ دیکھیں کوئی پتہ نہیں لگا ایسی چیز تو نہیں ہے. اس وقت کیا ہو جائے کیا پتہ ہے جی. جی فاروق صاحب فرمائیے. فاروق صاحب شو کا ٹائم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں تو کراچی کو نگلیکٹ کر دیا. دیکھیں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی رائزنگ ہے, ان میں لوگ دن بدن ہر ہفتے 2-3 لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ بائی الیکشن نہیں ہے, وہ 2018 کی تیاری کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو ایکچوئل مارکا کراچی میں ہوگا وہ 2018 میں ہو گیا. ہو سکتا ہے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور مصطفیٰ کمال کا کوئی الائنس ہو جائے کیونکہ دونوں یہ لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں, ان کے آبجیکٹو دونوں کے ایک ہے, ان کا ایک قسم کا ان کا اپنا آئیڈیالوجی ہے. میرا خیال ہے ان کا قصور کوئی نہیں ہے چونکہ پشاور میں چوہے بہت آ گئے ہیں, چوہے مارنے سے فرصت ملے گی تو یہ کام ٹھیک ہے. 2018 کے اندر اگر اصل فیصلہ ہونا ہے تو پھر کراچی کے اندر کراچی کی عوام کو بڑی امیدیں دلائی گئی تھی, وہ امیدیں کدھر گئی؟ کراچی کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی ہیر پھیر ہو رہی ہے تمام امیدواروں کی. پی ٹی آئی کے امیدوار ایم کیو ایم کو جوائن کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم کے اہم ترین لوگ, بلکہ صاحبہ کا نام لے رہی ہوں, وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے کراچی کے اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سمجھ ایک اور بات کی بھی نہیں آئی کہ حکومت کی بچت پالیسی کی دھجیاں کیسے اڑ گئیں. بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے میں نے حکومتی بچت پالیسی کے بارے میں بات کی. حکومت بڑا کہتی ہے کہ جی بچت پالیسی ہوگی, بچایا جائے گا پیسے کو تاکہ عوام کے اوپر لگایا جا سکے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی شاہ خرچیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اسپیکر صاحب کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس 4 گاڑیاں زیر استعمال ہیں. ان کے 29 گاڑیوں کے لیے کی مرمت کے لیے 4 کروڑ روپے بھی ناظرین لگائے گئے ہیں. اتنے کے اندر تو میرے خیال میں شاید اتنی گاڑیاں چھوٹی لی جاتی تو پوری بھی ہو جاتی. لیکن ایسی کیا خراب ہو گئی فاروق صاحب کے 4 کروڑ روپے لگانے پڑ گئے 29 گاڑیوں کے اوپر؟ یہ جو آپ نے بچت پالیسی کہا نا, یہ صرف ہے ہمارے لیے عوام کی کنزمپشن کے لیے. ایکچولی یہ ہے مس یوز پالیسی, اور سرکاری فنڈز کا مس یوز کرنا, سرکاری وسائل کا مس یوز کرنا, سرکاری گاڑیوں کا مس یوز کرنا, یہ ہمارے جو آفیشلز ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, یہ اٹ از پارٹ آف آر نیشنل کیریکٹر ناؤ. یہ ہمارا اس کا حصہ بن جائے کیونکہ موٹیویٹ کرنے والے لوگ نہیں, اوپر رول ماڈل ہے نہیں ہے, گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں نہیں, تو یہ کام تو اس طرح چل رہا ہے. اب میں تو حیران یہ ہوں کہ اسپیکر صاحب 3 گاڑیاں, ڈپٹی اسپیکر صاحب 4 گاڑیاں, ٹھیک ہے یہ سر یہاں پہ نہیں ہو رہا, یہ پورے ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے اسی طرح کا کام. لیکن امپورٹنٹ چیز دیکھیں, ایکسپینڈیچر جو ان کی دونوں کی گاڑیوں پہ آتا ہے وہ ہے 1.5 کروڑ روپیہ. 1.5 کروڑ روپے بھائی, اگر آپ نے 5 گاڑیوں پہ خرچ کرنا ہے تو بہتر نہیں ان کو 2 نئی گاڑیاں اور خرید کے ان کو دے دیں. اگر آپ نے مینٹننس خرچہ اور زیادہ ہو جائے نہیں تو اگر آپ مینٹننس پہ 1.5 کروڑ روپے کر دیں تو بہتر ان کو نئی گاڑیاں دے دیں. لیکن گزری گاڑیاں ہوں گی جن پہ 1.5 کروڑ روپے. اچھا دوسرا جو اس میں سامنے آ رہی ہے یہ بچت والی پالیسی میں کہ جناب پروٹوکول کی جو گاڑیاں ان کے پاس 29-30 ہیں, وہ جناب وہ کلرک ہیں, سپرنٹینڈنٹ ہیں, وہ دبا کے انہوں نے کہا جی اوپر والے مس یوز کریں تو ہم کیوں نہ چھوڑیں, وہ بھی کر رہے ہیں, آپ کو وہی ایکسپینڈیچر اور پیٹرول. لیکن موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ تنویر صاحب سن لیں, یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کہیں گے میں کیوں پیچھے رہوں بھائی, یہ مجھے ایک موقع ملا زندگی میں پہلی مرتبہ, وائی شوڈ آئی لیو مائی پیس آف دا کیک. تو ان کے بھی جو 1-2 گاڑیاں جو بھی ہیں وہ لاکھوں روپے وہ بھی مینٹننس پہ, پیٹرول پہ وہ بھی دبائی جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ اس کا بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیکر صاحب آپ تو کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں, آپ کے حوالے سے ایسی خبروں کا آنا کہ آپ کے ہاں گاڑیوں کا غیر قانونی استعمال ہوتا ہے, آپ کو 3 گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جہاں تک گورچانی صاحب کا تعلق ہے تو ان کے علاقے میں جو ان کے زیر سرپرستی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں, ان کی ایف آئی آرز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے نصر اللہ دریشک صاحب کے بچے لیے پھرتے ہیں. کبھی اس پہ تفصیل سے بات بھی کریں گے. بات یہ ہے اسپیکر صاحب, اگر آپ کا استحقاق مجروح نہ ہو تو میں 10 برساز کروں کہ آپ کو تو یہ پتہ ہوگا, آپ تو جناح کیا پہنتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پہلی کیبنٹ کی صدارت کی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان وزراء کے لیے چائے سرو کر دی جائے. انہوں نے کہا یہ گھر سے چائے نہیں پی کے آئے. سر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی گاڑیاں کلر کی استعمال کر رہے ہیں,
गैर मुतलका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लॉग बुक में इसका अंदराज नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए, देखिए मैं टैक्स देता हूँ, आपको उस टैक्स से तनख्वाह मिलती है, आपके लिए जो अखलाकियात है वो मेरे लिए नहीं है, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना। आप कस्टोडियन असेंबली के नहीं है, इस पूरे पंजाब के लोग आपके तर्ज अमल को देख रहे हैं। लेकिन वो जो आप असेंबली के अंदर जो है इसकी तहकीकात कराएं, शफाफ तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात करने वाले जो खुद इस तरह से कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा? वजीर आला साहब किधर है? वजीर आला साहब इतने वो दावे करते हैं कि अवाम के लिए काम करें, एग्जैक्टली कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, इट इज द फ्री फॉर ऑल, लूटमार है, जिसके बस में जो करता है वो करता रहेगा। अभी तो जब तनवीर साहब देंगे ना 200 अरब का जो कर्जा है, जो जिसको कहते हैं कर्जे को गिफ्ट कहते हैं ऑरेंज ट्रेन का, वो मैंने आपने देना है, पंजाब के लोगों ने देना है, लेकिन ये अपनी अय्याशी देखिए वफाकी वजीर के बारे में मेरे पास डाटा है, वफाकी काबीना पे एक महीने में 9-90 लाख रुपए खर्च आता है। एक वफाकी वजीर की 2,46,000 रुपए तनख्वाह है, अगर वो मिनिस्ट्रियल लॉजेस में नहीं रहता तो 1,03,000 रुपए उसको मिलता है। भाई मुझे ये पूछने का हक नहीं, देखो मैं कितना जमहूरियत को डिफेंड करूं, आप भी तो थोड़ा सा अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। बात ये है कि इन वजीरों से पूछना नहीं चाहिए कि भाई इतने पैसे आपके ऊपर लगते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने फराइज कैसे अदा किए? इनके ऊपर जो तमाम पैसे लगते हैं वो तो लगते हैं और वो बड़ी जल्दी रिलीज भी हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात ये है कि गरीब की बेटी के ऊपर जो पैसा लगना होता है वो नहीं रिलीज होता। आपको बताएं कि जो जहेज फंड होता है हुकूमत का, उसके अंदर तकरीबन 100 दरख्वास्त गुजार है, 100 एप्लीकेशन है जो कि अभी तक जिनके बारे में कुछ नहीं हो सका। जहाँ 4 करोड़ रुपए स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब की गाड़ियों पर लगने की बात आती है, फौरी तौर पर रिलीज होता है, लेकिन ये फंड जो है अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तनवीर साहब होगा भी नहीं इसलिए क्योंकि गरीब की बेटी की बात है, गाड़ियों वाला फंड होता तो फौरी रिलीज हो जाता है। क्यों सर? बेटियों के मामले में तो मैं हमेशा से थोड़ा सा जज्बाती होता हूँ, और मैंने मरीम नवाज साहबा की बेटी की शादी देखी है और हमने ताने सुने हैं इनसे कि उसमें मोदी जैसे लोग जिस तरह के तहाइफ लाए, जिस तरह से सऊदी अरब से चीज़ें आई, ये कोई 100 गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की बेटियां थीं जिन्होंने रावलपिंडी, चकवाल, अटक और झेलम के इलाकों से दरखास्तें दी कि पंजाब हुकूमत ने जो औकाफ के डिपार्टमेंट ने फ़ंड रखा है, जहेज़ फ़ंड, उसमें से हमें पैसे दे दीजिए। पिछले साल भी ये पैसे पड़े थे, चूँकि जो कमेटी बनाई गई है मुस्लिम लीग नून की, एक MNA है इफ़्फ़त लियाकत साहिबा, ये बड़ी मसरूफ़ हैं, ये पता नहीं क्या मसरूफियत है इनकी, ये एक भी इजलास नहीं कर सकी क्योंकि अप्रूवल नहीं मिली, फंड्स लैप्स हो गए, गरीबों की बच्चियां बूढ़ी होती गई, इनको जहेज़ गवर्नमेंट नहीं दे सकी। आप ये देखिए कि चूँकि ये जहेज़ के नाम के ऊपर, ये गगू मंडी से आज इतला आई है कि वहाँ पे जहेज़ फंड आपको लेके देता हूँ, गवर्नमेंट से एक बंदा पैसे बटोर रहा था, एक बंदा कर रहा था। ये पंजाब हुकूमत की जो इतनी गवर्नेंस है, जितने बड़े बड़े पुल हैं, अगर ये वेलफेयर के फंड जो हैं इनको नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप फौरी तौर पे बनता है, लेकिन जो जहेज फंड है वो बड़ी देर से रिलीज होता है। लेकिन फारूक साहब मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो फंड है इसको रिलीज करने में क्या मसला है? कहने को तो ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन क्या ये वहाँ पड़ा भी हुआ है या गायब हो गया? इसका मसला ये है कि इसका फिर फायदा हो जाएगा गरीब आवाम को, उनकी बेटियों को फायदा हो जाएगा, ठीक है ना जी। जो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई जो नून लीग से कारकुन ने दी हो, तो लिहाजा, और इसमें फिर करप्शन के एलिमेंट जो है वो भी है भी और नहीं भी है। और तीसरी बात ये है कि गरीबों को क्यों फायदा हो? भाई पैसे हमारी जेब में जाने चाहिए, इनकी जेब में क्यों जाएं? देखिए ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये पब्लिक गिमिक्स होती हैं, पॉलिटिकल स्टंट होते हैं कि हमने जहेज फंड कायम कर दिया, हमने बैंक में अब इतने लोगों को फायदा देंगे, पता नहीं कितना पैसा खुद बुद हो जाता है, हमें नहीं पता कि अंदर के खाने ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखिए हाँ, जो चीज़ें हमें सामने नजर आ रही हैं, तहरीक इंसाफ ने KP में भी अभी इज्तिमाई शादियों का एक हमने देखा कि उन्होंने किया, वहाँ पे बहरिया टाउन वाले रेगुलरली करते हैं। इसी तरह मिनहाजुल कुरान ने चंद दिन पहले, और मैंने तो एक अटेंड भी की है कुछ साल पहले, वो भी अपने ये इज्तिमाई शादियाँ जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। नज़र आता है कि भाई ये इदारे हैं, खुदा खौफी इनमें है और ये वाकई गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। और इसमें सिर्फ ये अपने मुसलमान लोग नहीं है, मैंने देखा है जो हमारे बाकी भाई शहबाज शरीफ से ज्यादा कौन इस बात को जानता होगा कि शादी पे कितना खर्चा आता है? उनका तो तजर्बा भी ज्यादा है, उनको गरीब बच्चे जो हैं उनकी एक ही शादियां, वो बड़ी मुश्किल से एक शादी होती है, तो ये पैसे दें जी इन गरीबों को। लेकिन एक और पॉइंट कि जहेज फंड कायम करके आप जहेज जैसी लानत को फरोग भी नहीं दे रहे, एक ये पहलू भी तो हो सकता है फारूक साहब। इस तरह का फंड कायम करके आप इसको तरवीज दे रहे हैं कि जहेज होना चाहिए। हमारे माशरे में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है माशरे की, वो थोड़ी बहुत
बच्चियों की support के हवाले से है बच्चियों की सपोर्ट के लिए ये चीजें हम वो इतना लविश बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मिनिमम एसेंशियल वो है। चले, लेकिन वो रिलीज नहीं होगा इसलिए क्योंकि गाड़ियों की मरम्मत होनी है। क्विकली बता दूं, जो अभी लास्ट खबर आई थी कि दिल्ली में शादी हुई थी, न्यू दिल्ली में, यहाँ से जहाज भर भर के चार्टर के जाते हैं बड़े लोगों के, दुबई में शादियां होती हैं, पेरिस में शादियां होती हैं, तो उनकी दुनिया ही और है भाई। चले, यहाँ की दुनिया और है ना, मैं वही बोल रही हूँ कि गाड़ियों के लिए अगर फंड होता तो फौरी तौर पे रिलीज हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, फंड एक और जगह पे लगेगा, एक और फोर्स कायम होगी पंजाब के अंदर, और वो फोर्स जो है वो सीपेक के लिए आए गए चीनी जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए होगी। पहले जितने भी फोर्सेज हैं उनको अगर गिनना स्टार्ट करें तो शायद उंगलियां खत्म हो जाए, लेकिन फोर्सेज ना खत्म हो। एलीट फोर्स है, पुलिस है, सीटीडी है, डॉल्फिन फोर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, एक और फोर्स आ गई है। तमाम गैर मुल्की सीपेक के लिए जितने भी हैं लोग, वो इसकी सिक्योरिटी के लिए ये फोर्स बनाई जा रही है। फारूक साहब, तमाम फॉरेनर्स यहाँ आ गए, एक अलग फोर्स हम लोग उनके लिए बना रहे हैं। एक फोर्स हम बना देंगे जी पौधे बचाने के लिए, एक फोर्स हम बना देंगे सड़कें बचाने के लिए। क्या एक पुलिस काम नहीं कर सकती है? वैसे आपने बात सही की है, मैं भी हैरान हूँ कि अभी आपकी काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है वो तैयार हो रही है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। अभी आपने डॉल्फिन फोर्स को सड़कों पे डाल दिया, अब आप एक और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फोर्स खड़ी कर रहे हैं। कितनी पुलिस फोर्सेज होंगी? डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो मेन पुलिस फोर्स वो तो अपनी जगह अलग है। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि कल को अगर ये फोर्सेज ही आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया इन्होंने, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? 5-5 आपने पुलिस फोर्स बना दी, और दूसरी बात ये है कि 5000 की ये फोर्स है पंजाब गवर्नमेंट, ये बेसिकली किसके लिए? कि चाइनीज जो काम करेंगे यहाँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये कोल पावर प्लांट्स हैं, बाकी पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनकी सिक्योरिटी के लिए, और बाकी कुछ जो और फॉरेनर्स आते हैं जिसमें टर्किश जो है वो लोग आए उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब देखें, अब हम क्या कहें, अब ये अगर आप अपनी मामलात को फैलाते रहेंगे तो यही हो। मैं समझता हूँ जो काउंटर टेररिज्म फोर्स थी या एलीट फोर्स थी, ठीक है ना जी, उन्हीं को आप एक्सपैंड करते, उन्हीं में कुछ लोग ऐड कर देते, बजाय ये कि आप एक नई फोर्स खड़ी करेंगे। नई फोर्स होगी, नए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नई वर्दियां होगी, कर लें और इन फोर्सेस को टैंक F-16 सारा कुछ दे दें। ये गैर मुल्कियों की हिफाजत नहीं कर सकते। जब तक गरीब के पेट में रोटी नहीं होगी उस वक्त तक मसले हल नहीं होंगे। जिस सोसाइटी के अंदर अगर बेरोज़गारी रहेगी, अगर तनाव रहेगा, अगर अदम बर्दाश्त रहेगा, अगर तफरीह के मौके कम होंगे, तो ये अनरेस्ट जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करेगा। इस इशू को कोई ड्रेस नहीं कर रहा। 4 बंदे आप 5000 आदमी लेके अच्छे कद के, अच्छी सेहत के, उनको गन पकड़ा दें। लगता ये है कि हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। अब देखें ना, ओवरऑल नेशनल लेवल पे एक सिक्योरिटी डिवीजन क्रिएट हुआ है तमाम सीपेक के प्रोजेक्ट्स के लिए जो चाइनीज आएंगे। अब इनको आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनको आपस में होगी नहीं होगी। लेकिन सवाल तो ये अवाम उठाती है कि क्या अवाम के लिए मुख्तलिफ और फॉरेनर्स के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस होने का मतलब ये है कि अवाम क्या ज़्यादा गैर अहम है या फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है? क्या हमारी पुलिस को इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं किया जा सकता कि हमारी अवाम और हमारी पुलिस जो है खुद ही इन तमाम चीज़ों को देख सके? हमारी पुलिस इतनी काबिलियत की हामिल हो जाए कि वो इन तमाम मसलों को डिफरेंट फोर्सेस बनाने की बजाय खुद से देख सके। लेकिन नाज़रीन, बात करेंगे सेहत के बारे में। सेहत के बारे में हमारे यहाँ बजट बड़ा कम रखा जाता है, लेकिन आज आलमी सतह पर आलमी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की क्या बात करें, पाकिस्तान के यहाँ तो मेडिसिन की किल्लत हो जाती है, अद्वियात की किल्लत हो जाती है। घर के अंदर हम सेहत की हालत देखते हैं, वहाँ पोलियो के कतरे पिलाते हुए पोलियो की टीमों के ऊपर जो है वो अटैक्स हो जाते हैं। तमाम चीज़ें हैं तनवीर साहब, लेकिन हेल्थ कार्ड्स भी, एक हेल्थ स्कीम भी वज़ीर आज़म ने लॉन्च की थी। वो हेल्थ कार्ड्स किधर गए? क्या हुआ उसका, क्या बना? बात यह है जी कि बड़े बड़े पुल बन गए, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, लेकिन ये जो मेयो हॉस्पिटल था, इस जैसा हॉस्पिटल कोई लाहौर में दूसरा क्यों नहीं बन सका? दूसरे शहरों में जो परवेज़ लाई ने एक दिल का अस्पताल बनाया था, वो इसलिए वज़ीराबाद में उसकी ओपनिंग कई साल तक नहीं हो सकी कि चूँकि तख्ती पिछली हुकूमत की लगी हुई थी। ये सेहत के मामले में जो मुजरमाना गफलत का मुजाहरा हो रहा है। देखिए, ये जो लेटेस्ट फिगर्स ये हैं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद डायबिटीज़ के मरीज़ हो चुके हैं, और ये शुगर ऐसी बीमारी है कि सर के बालों से पाँव के नाखून तक ये आंखें तबाह कर देती है, गुर्दे तबाह कर देती है, हार्ट अटैक इससे आता है, ब्लड प्रेशर इससे आता है, और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। ये जो इंसानियत की तबाही के बड़े बड़े असले हैं ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये निहारी है, ये बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है, ये चीज़। अगर हम एक मुतहर्रिक तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कर लें,
अगर हम ये जो मासियां घरों में काम करती हैं और बीवियां टीवी पे ड्रामे लगा के सारा दिन बैठ बैठ के मोटी हो जाती हैं, जब बंदे जो हैं ये पैदल नहीं चलते, ये सीढ़ियां, ये लिफ्ट यूज करने, गाड़ी इस्तेमाल करने की मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी, अगर इस्तेमाल करना होगा जैसे पुराने जमाने में होता था, खाते सब कुछ थे लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करें, अगर अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, मुझे तो उस कार्ड के बारे में बताएं जो वज़ीर आज़म साहब ने, वो हेल्थ उनकी स्कीम आई थी, हेल्थ कार्ड्स दिए थे, उन्होंने बड़ा उसको प्रोपेगेंडा भी किया था, बड़े उसके हवाले से बातें भी हुई थी, कहाँ गया वो कार्ड, क्या बन रहा है उसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का लोन यूथ लोन स्कीम, बड़े आपको पता है किस तरह वो आया था, अब उसका आप सुनते हैं मामला ख़त्म हो गया उसका। इसी तरह अब ये जो आपने जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वो जो हेल्थ स्कीम थी जिसमें वो मरीम नवाज साहिबा भी मेरा ख्याल थी, फिर उस तरह वो 350 उन्होंने कहा था स्कूल कॉलेजेस अपग्रेड करेंगे। देखें ये हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ये सियासतदानों का ये एक वतीरा होता है कि उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई हमने कुछ ऐसे ऐसे काम करने शो पीस जिसमें आवाम को ये पता लगे कि हम आपके वेलफेयर के लिए हमारी कमिटमेंट है। हालांकि हेल्थ के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। गैर जमहूरी हुकूमतों के दौर में जो आसमान से मन्नो सलवा बरसे हैं वो भी हमारे अच्छा सुने, अगर ये वर्ल्ड हेल्थ डे हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या दिन मनाया जा रहा है? हमारा ये कौमी बीमारी दिन है, कौमी बीमारी वाला दिन। हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, कुछ हेल्थ का पैसा डाइवर्ट हो रहा है। कुछ बीमारियां कौमी होती हैं और कुछ वो है जो अदालत को जाते हुए होती हैं। ठीक है, वो जो अदालत वाले हैं उनका तो नहीं कहा कुछ जा सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को अपने सेहत का डेफिनेटली, अपने मुल्क के बच्चों की सेहत का ख्याल इसलिए रखना होगा क्योंकि अगर सेहतमंद पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर तरक्की किधर से करेंगे, मुईशत कहाँ से बेहतर होगी। लेकिन नाजरीन, एक सानेहा हुआ 4 साल पहले जिसके अंदर 150 जवान शहीद हो गए। ग्यारी सेक्टर के अंदर एवलांच आया, जो बर्फ़ के तौदे हैं वो गिरे और इतने बुरे तरीके से वहाँ जो हमारे जवान थे वो धंस गए बर्फ़ के अंदर कि जब उनको निकाला गया तो उसके अंदर कई दिन गुजर गए। ये वही मकाम है सियाचिन का जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी फोर्सेस आमने सामने हैं और हमारे जवान जो हैं डट कर खड़े हैं ऐसी सर्दी के अंदर जो खून भी जमा दे। इन जवानों के लिए, इन ऐसे जवानों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनके लिए सबसे पहले ये नगमा मुलाहिजा करिए। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें इस वतन की बेटियां, माएँ, तमाम लोग सलाम कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर जहां कोई जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, वहां तुम खड़े होकर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम करते हो और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहते हो। फारूक साहब, इंतहाई दिल दहलाना देने वाला वाकया था। जब टीवी के ऊपर देखते थे ऐसा महसूस होता था कि हम खुद उधर हैं और हमारा खून जम रहा है। देखें, क्विकली मैं ये कहूँगा कि ये 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ये सब अफसर और जवान थे और कुछ सिविलियन थे जो वहाँ पे ये 70 फीट का था डेप्थ इस एवलांच की। ये डेबरी जो आया, पहाड़ी पत्थर आए, मिट्टी आई, ये तमाम चीज़ें उसमें ये दब गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये, और सबकी वहाँ पे डेथ होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जब तक एक बॉडी जो है हम निकाल नहीं लेंगे, रिकवर नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरा 2012 का साल, फिर वो विंटर्स आ गए, उसमें 121 बॉडीज रिकवर की। दुनिया से लोग आए, एक्सपर्ट्स आए उनको रिकवर करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए और फिर इतना हैवी इक्विपमेंट वहां पे गया। पूरी एक टास्क फोर्स थी जिन्होंने इन लोगों को इनकी बॉडी रिकवर करने के लिए कोशिश की और फिर 2013 में भी जाके कुछ बॉडीज रिकवर हुई और तमाम बॉडीज रिकवर हुई। फिर उन्होंने कहा जी अब हमारा ये जो है जो मिशन था, जो हम चाहते थे कि और तमाम को सरकारी तौर पर इनको शोधा डिक्लेयर किया गया। लेकिन मैं सिर्फ आज ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूं उन लोगों को, पाकिस्तान के वो लोग, अशराफिया, चोर, डाकू, लुटेरे जो हैं
जो लूट रहे हैं इस मुल्क को, उनको खुदा की कसम मैं लाइव प्रोग्राम में करूँ, कोई शर्म आनी चाहिए कि वो देखे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वहां पे बैठ के आपकी जाने दे रहे हैं और हम लोग क्या जाने देने की वजह ये भी है तनवीर साहब कि इंडिया को कहा गया था कि इस सेक्टर से पीछे हट जाया जाए, लेकिन इंडिया इस बात पे डट गया कि पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? देखिए, उसूली तौर पे तो वो बात हम उसको किसी और मौके पे कर सकते हैं। ये जो लोग जो शहीद हुए हैं, सच्ची बात है ये पाकिस्तान के मोहसिन हैं, ये मेरे हीरो हैं। मेरी सारी मोहब्बतें, मेरी सारी दुआएं इनके लिए। मैं सैल्यूट करता हूं इन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की जंग लड़ी है, जिनकी वजह से आज हम अमन सुकून में जो ज़िंदगी गुजारे हैं। ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान के दफा के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं इन सारे लोगों को, और हमें इनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करना चाहिए, इनकी कुर्बानियों को याद रखना। और आप सिर्फ मैं कहूंगा कि आप देखें कि ये लोग जो वहां पे बैठे हैं 25-30 हज़ार फुट की बुलंदी पे -60 टेम्परेचर में कुर्बानियां दे रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे जब उनको ये खबरें मिलती होंगी कि ये तमाम लोगों के, वो क्या सोचते होंगे इस चीज का वाकई में हम लोगों को एहसास होना चाहिए। सियाचिन को दुनिया का हाईएस्ट, सबसे ज्यादा बुलंद तरीन वॉर का या इसको बैटलफील्ड कहा जाता है, लेकिन इंडिया से कितनी ही बार कहा कि इससे पीछे हटिए, तो इंडिया का कहना है कि नहीं, हम यहाँ डट कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन शहीदों को सलाम, और इसी सलाम के साथ हम अपने शो को इख्तिताम पजीर करेंगे। हमारे फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से हम मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।